हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर संजीत कुमार। डिफेंस अगेंस्ट द मेडिकल नेग्लिजेंस। अगर डॉक्टर को केस होता है तो क्या क्या डिफेंस पॉइंट है उसके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट, इफ ए डॉक्टर हैड नेवर एक्सेप्टेड द पेशेंट, पेशेंट को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अगर पेशेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे अगर कोई पेशेंट अगर आता है जो सीरियस नहीं है, या फिर डॉक्टर को लगता है ऐसा कि वो पेशेंट उससे ठीक नहीं हो पाएगा, तो वो रेफ़र कर देगा। ठीक है, डॉक्टर अगर रेफ़र कर दिया पेशेंट को तो ट्रीट नहीं कर रहा है, तो एक्सेप्ट नहीं किया उसको, या फिर डॉक्टर बिजी है, कुछ और काम करना है, या दूसरे पेशेंट में बिजी है, तो अगर पेशेंट को एक्सेप्ट नहीं किया वो, तो उस पर केस नहीं होगा। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में अगर इमरजेंसी कंडीशन कोई पेशेंट आता है तो उसको तो ट्रीट करना, उसके लिए हम डिनाई नहीं कर सकते। तो इमरजेंसी कंडीशन में अगर पेशेंट आता है तो उस समय उसको ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। और अगर रूटीनली अगर पेशेंट आता है, अगर डॉक्टर बिजी है या किसी और जगह रेफ़र करना है, तो डॉक्टर अगर पेशेंट को नहीं देख रहा है, नो ड्यूटी ऑन टू द पेशेंट, देन डॉक्टर पे केस नहीं हो सकता। फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड में क्या, ड्यूटी वाज डन अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड। प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उस हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। और अगर कॉम्प्लिकेशन आता है या मिसहैप हो रहा है या डेथ हो रहा है तो डॉक्टर पे केस नहीं होगा। अगर डॉक्टर पे केस अगर होता भी है तो ये डिफेंस पॉइंट है इसके लिए डॉक्टर के पास, वो अपने डिफेंस में बोल सकता है कि हम जो भी ट्रीटमेंट दिए है वो प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से दिए, जो भी प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से ही ट्रीटमेंट दिए उसको। तो उसके हिसाब अगर उसके बाद कॉम्प्लिकेशन होता है तो फिर डॉक्टर का गलती नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से दे रहे हैं, तो ये एक डिफेंस पॉइंट है। एक है एरर ऑफ जजमेंट, कभी कभी जजमेंट में भी एरर आ जाता है, तो ये एक पॉइंट है, डॉक्टर अपने डिफेंस में बोल सकता है कि एरर ऑफ जजमेंट है। देन मेडिकल माल अक्रेंस है और थेरापेटिक मिसएडवेंचर है। थेरापेटिक मिसएडवेंचर कहता है कि अगर जेनेटिक मेकअप अगर किसी का डिफरेंट है तो इनहेरेंट बायोलॉजिकल वेरिएशन के कारण अगर अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सिन मिसहैप अगर हो रहा है या डिजास्टर हो रहा है पेशेंट में बायोलॉजिकल वेरिएशन के कारण या जेनेटिक मेकअप के कारण, तो वो डिफेंस पॉइंट है डॉक्टर के लिए, क्योंकि ये जेनेटिक मेकअप तो किसी को पता नहीं है। कुछ पेशेंट में ऐसा कॉम्प्लिकेशन आता है, इस ड्रग का कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, बाकी हर पेशेंट में 99% पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। तो ये एक जेनेटिक मेकअप के कारण एक आप डिफेंस पॉइंट वहाँ दे सकते हैं कि ये जेनेटिक मेकअप के कारण या बायोलॉजिकल वेरिएशन के कारण इसमें कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, बाकी हर पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है इस ड्रग से। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ड्यू टू मिस चांस और एक्सीडेंटल अगर डैमेज होता है हैपन टू द पेशेंट, तो भी ये थेरापेटिक मिसएडवेंचर है। तो ये डायग्नोस्टिक भी हो सकता है, थेरापेटिक भी हो सकता है और एक्सपेरिमेंटल भी। इसमें डॉक्टर लायबल नहीं होगा, नॉट लायबल, डॉक्टर ये नॉट लायबल, उसको पनिशमेंट नहीं होगा थेरापेटिक मिसएडवेंचर में। रेस इंडिकाटा और लिमिटेशन पीरियड क्या है कि अगर कॉम्प्लिकेशन आया, मिसहैप अगर हो रहा है, तो मिसहैप होने से अगले 2 साल तक केस को फाइल कर सकते हैं। जो भी उसका रिलेटिव या पेशेंट है वो केस फाइल कर सकता है 2 साल के अंदर, विदिन 2 ईयर। तो ये एक डॉक्टर के लिए डिफेंस पॉइंट है। अगर 3 साल पे केस करता है या 4 साल पे केस करता है तो ये 2 साल का लिमिटेशन है, 2 साल के अंदर ही केस फाइल करना। फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ नेग्लिजेंट एक्ट पेशेंट कैन फाइल ए केस विदिन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर ही केस फाइल कर सकते हैं। देन रेस जुडिकाटा और डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेओपार्डी, मतलब द थिंग्स हैज़ बीन डिसाइडेड ऑलरेडी, मतलब जो भी अगर डॉक्टर से कुछ गलती हुआ, कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर आया है या मिसहैप हो रहा है, और अगर पेशेंट या उसका रिलेटिव अगर केस करता है डॉक्टर के खिलाफ, तो जो भी जजमेंट आया, जो फाइनल जजमेंट आया, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आया, फिर हाई कोर्ट पे गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पे गया, बाद फाइनल जब जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट से आता है तो डॉक्टर को या तो कॉम्पनसेशन मनी देना है या फिर जेल हो जाएगा उसको। लेकिन फिर भी अगर रिलेटिव चाहता है कि नहीं, जजमेंट जो आया वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है और किसी और प्लेस पे जा कर के या किसी और स्टेट में जाके वहाँ से केस फाइल करता है, फिर से सेम नेग्लिजेंट एक्ट पे दोबारा केस करते हैं, दोबारा केस फाइल करते हैं, तो वो वैलिड नहीं है। द थिंग्स हैज़ बीन डिसाइडेड ऑलरेडी, जो पनिशमेंट मिल गया है, एक बार डिसाइड हो गया, फाइनल जजमेंट जो आया, उसके बाद दोबारा उस पर केस फाइल नहीं कर सकते। देन कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस, मतलब दोनों का, या तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों का गलती हो सकता है। जैसे एक था अवॉइडेबल कंसिक्वेंस। अवॉइडेबल कंसिक्वेंस किसके लिए होता है? पेशेंट के लिए है, पेशेंट इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मान लो एग्जाम्पल, अगर स्नेक बाइट का एग्जाम्पल, स्नेक बाइट का केस अगर आया है डॉक्टर के पास और लिगेचर लगा दिया डॉक्टर ने, वेरी टाइट लिगेचर, और वेरी टाइट लिगेचर लगाने से क्या हो, गैंग्रीन हो जाएगा। तो वेरी टाइट लिगेचर लगाने से गैंग्रीन हुआ, तो डॉक्टर अगर इन्फॉर्म करता है पेशेंट को कि अगर आपको टाइट लगेगा, वेरी टाइट लगेगा, तो लिगेचर को काट देना है, रिमूव लिगेचर। रिमूव करने के लिए अगर इन्फॉर्म कर दिया पेशेंट को डॉक्टर,
बट पेशेंट डिड नॉट रिमूव, पेशेंट ने रिमूव नहीं किया। डॉक्टर ने इन्फॉर्म किया कि अगर लिगेचर टाइट लग रहा है तो उसको आप रिमूव कर देना। तो इन्फॉर्मेशन अगर डॉक्टर इन्फॉर्म करता है रिमूव करने के लिए, अगर टाइट लगे तो पेशेंट डिड नॉट रिमूव, तो इसमें पेशेंट का गलती है, तो पेशेंट इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन एक है लास्ट क्लियर चांस डॉक्ट्राइन। लास्ट क्लियर चांस डॉक्ट्राइन किसके लिए है? डॉक्टर के लिए। इसमें डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। इसमें क्या है कि अगर स्नेक बाइट का केस आया, सेम केस, वेरी टाइट लिगेचर लगा दिया डॉक्टर ने, उसे गैंग्रीन हो सकता है, गैंग्रीन हो गया उसमें, तो डॉक्टर फेल टू इन्फॉर्म। डॉक्टर को लग रहा है कि टाइट बांध दी है, लेकिन फिर भी इन्फॉर्म नहीं किया पेशेंट को कि अगर टाइट लगे तो उसको लिगेचर को कट कर देना है। तो डॉक्टर अगर इन्फॉर्म नहीं करता है पेशेंट को लीड एट लास्ट चांस, मतलब डॉक्टर ने पहले तो एक वेरी टाइट लिगेचर लगाया, ये वेरी टाइट लिगेचर तो लगाना नहीं चाहिए। ये लिगेचर जो लगाया वेरी टाइट, ये लिगेचर नहीं लगाना चाहिए टाइट। अगर टाइट लगाया है तो लास्ट क्लियर चांस उसके पास था कि वो पेशेंट को इन्फॉर्म करता कि अगर टाइट है तो उसको ढीला कर लेना, या नेक्स्ट डे आकर के फिर से दिखाना उसको। एक है नोवस एक्टस इंटरवीनेंस। नोवस मीन्स न्यू, एक्टस मीन्स एक्ट, इंटरवीनेंस मीन्स इंटरवीन। अगर नया एक्ट को इंटरवीन कर रहे हैं तो नोवस एक्टस इंटरवीन, एन एक्ट ऑफ गॉड। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे एक पेशेंट है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है। चेस्ट पेन अगर हो रहा है तो वो एक अपने जो फैमिली डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर को इन्फॉर्म किया टू कम होम टू सी हिम इमीडिएटली। मतलब सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है तो उसके लिए अगर अपने डॉक्टर को कॉल करता है, डॉक्टर इमीडिएटली आने के लिए उसको बोला जा रहा है। लेकिन डॉक्टर दूसरे पेशेंट में बिजी है, बिजी विद अदर पेशेंट के साथ बिजी है, या फिर इस कंडीशन को वो सीरियसली लिया नहीं, तो यहाँ पे डॉक्टर इज निग्लिजेंट। डॉक्टर निग्लिजेंट है क्योंकि चेस्ट पेन हो रहा है और उसको कॉल करके बोला जा रहा है कि चेस्ट पेन हो रहा है, आके देखो, तो वो आके नहीं देख रहा है, तो सीरियसली नहीं लिया और दूसरे पेशेंट में बिजी हो गया, तो डॉक्टर इज निग्लिजेंट। फिर पेशेंट कॉल करेगा, पेशेंट कॉल अगेन एज कंडीशन इज वर्सनिंग। कंडीशन अगर उसको वर्सन हो रहा है तो वो फिर से कॉल करेगा डॉक्टर को। अब डॉक्टर सीरियसली लेगा उस चीज़ को और एम्बुलेंस को भेज रहा है और इंस्ट्रक्ट कर रहा है ड्राइवर को टू ब्रिंग पेशेंट एसएप, ठीक, एज सुन एज पॉसिबल पेशेंट को लेके आना है। यहाँ पे सीरियस ले लिया उसको। अब एम्बुलेंस स्टक इन द एक्सीडेंट में अगर स्टक हो गया, एक्सीडेंट में एम्बुलेंस स्टक हो गया तो पेशेंट डाइज एज ए रिजल्ट ऑफ डिले के कारण डेथ हो गया उसका। तो इसमें किसका गलती? यहाँ तो गलती डॉक्टर का था, जब सीरियसली लिया नहीं और दूसरे पेशेंट में बिजी हो गया तो डॉक्टर गलती था। लेकिन जब कंडीशन वर्सन हो रहा है और एम्बुलेंस भेज रहा है, फिर ये सीरियस ले रहा है और ये एम्बुलेंस भेज रहा है और इंस्ट्रक्ट भी कर रहा है ड्राइवर को कि एज अर्ली एज पॉसिबल लेके आना है, लेकिन एम्बुलेंस स्टक हो गया एक्सीडेंट में तो पेशेंट डाइज हो गया, तो इसमें डॉक्टर गलती नहीं है। तो नोवस एक्टस इंटरवीनियंस, नया एक्ट इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो पेशेंट को ले आता तो वो ट्रीटमेंट मिल जाता उसको। सेकेंड क्या है? असॉल्ट केस है। असॉल्ट किसने किया? एक्यूज ने किया। असॉल्ट के मारपीट हुआ, उसमें कट इंजरी हुआ, आर्टेरियल इंजरी है। तो आर्टेरियल इंजरी है तो ब्लीडिंग होगा, तो डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो डॉक्टर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूज में न्यू एक्ट क्या आया? रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूज होने से डेथ हो गया, तो इमीडिएट है। अब यहाँ पर कट इंजरी हुआ है लेकिन ये सर्वाइव किए हुआ था, सर्वाइव करता आगे, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन होने के कारण उसका डेथ हो गया। इमीडिएट कॉज क्या हुआ है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उसके कारण डेथ हुआ। तो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट फ्रॉम एक्यूज टू डॉक्टर, एक्यूज से डॉक्टर पर शिफ्ट हो जाएगा। एक्यूज को भी पनिशमेंट मिलेगा लेकिन डॉक्टर को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इमीडिएट कॉज डेथ का क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण ही इसका डेथ हो रहा है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा डॉक्टर पे। तो ये होगा नोवस एक्ट। नया एक्ट इन्वॉल्व हुआ ना, यहाँ इंजरी कुछ और हुआ है, यहाँ इंजरी हुआ लेकिन नया एक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण उसका डेथ हो रहा है। देन प्रोडक्ट लायबिलिटी, जो भी अगर इंस्ट्रूमेंट या फिर जो ड्रग है अगर डिफेक्टिव है तो उसमें डॉक्टर गलती नहीं होता, तो मैन्युफैक्चरर गलती होगा। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डॉक्टर प्रिस्क्राइब ए ड्रग, अगर ड्रग प्रिस्क्राइब किया और पेशेंट सफ़र डैमेज, अगर कुछ किसी टाइप का डैमेज हो रहा है, ड्रग वाज फाउंड डिफेक्टिव, अगर ड्रग डिफेक्टिव है इन द प्रोडक्ट, ड्रग और इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, डिफेक्टिव, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट। जो मैन्युफैक्चरर है वही रिस्पॉन्सिबल होगा और लाइबिलिटी उसी पे जाएगा, मैन्युफैक्चरर पे, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी। देन इमरजेंसी सिचुएशन है, तो डॉक्टर कैन टेक क्लियर दैट ही हैड टेकन द प्रोसीजर इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में वो काम किया, जो भी प्रोसीजर किया इमरजेंसी में किया, अगर उसके कारण कॉम्प्लिकेशन अगर आता है तो डॉक्टर पे केस नहीं हो सकता। जैसे फ्रैक्चर ऑफ रिब्स ड्यूरिंग कार्डियक मसाज, कार्डियक मसाज करेंगे
तो रिब का फ्रैक्चर होगा, ये तो कॉमन है, रिब फ्रैक्चर होता ही है। इन ऑर्डर टू रिवाइव हार्ट बीट को रिवाइव करने के लिए, हार्ट बीट को रिवाइव करने के लिए कार्डियक मसाज किया गया, और कार्डियक मसाज करने से रिब फ्रैक्चर हुआ, तो ये इसके रिब फ्रैक्चर होने से वो केस नहीं कर सकता, उसका रिलेटिव या पेशेंट केस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है वॉलेंट्री नॉन फिट इंजुरिया, मतलब टू ए विलिंग पर्सन नो इंजुरी इज डन। जैसे पेशेंट कैन नॉट स्यू ए डॉक्टर पे केस नहीं कर सकता है। रेडिएशन बर्न, अगर रेडिएशन थेरेपी अगर कर रहे हैं तो रेडिएशन थेरेपी से रेडिएशन बर्न भी होता है, तो रेडिएशन बर्न अगर होता है, इफ़ एन इन्फॉर्म रिटेन कंसेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिम अर्लियर, द पेशेंट हैड टोल्ड अबाउट द बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ द थेरेपी एंड अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द ट्रीटमेंट, उसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर रेडिएशन थेरेपी का ट्रीटमेंट अगर दे रहे हैं तो रेडिएशन बर्न होगा, और उसका बेनिफिट क्या है, उसका रिस्क क्या है, ये भी उसको बताता है, और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट क्या है ये भी बता रहा है। लेकिन फिर भी अगर पेशेंट चाहता है कि मुझे रेडिएशन थेरेपी ही चाहिए, तो रेडिएशन थेरेपी देने से रेडिएशन बर्न आएगा, तो वो केस नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही डॉक्टर ने बता दिया उसको कि रेडिएशन थेरेपी कर रहे हैं तो रेडिएशन बर्न आएगा उसमें, तो रेडिएशन बर्न होगा तो वो डॉक्टर पे केस नहीं कर सकता। तो पॉइंट है डिफेंस अगेंस्ट द मेडिकल नेग्लिजेंस। तो ये डिफेंस पॉइंट है। एक तो है अगर पेशेंट को ट्रीट नहीं किया है तो वो केस नहीं हो सकता उस पर, प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड पे ट्रीटमेंट दे रहा है। एरर ऑफ जजमेंट, ये भी हो सकता है मेडिकल माल अकरेंस और थेरापेटिक मिस एडवेंचर। देन रेस इंडिकाटा, रेस जुडिकाटा, कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस, उसमें अवॉइडेबल कंसिक्वेंस रूल जो पेशेंट के लिए, लास्ट क्लियर चांस डॉक्टर के लिए, नोवस एक्टस इंटरवेनियंस, एक्ट ऑफ गॉड, then product liability, then emergency situation, and then voluntary non-fit injury. Okay, thank you.